दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है दोस्तों आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे फेसबुक की जो नई कंट्रोवर्सी है, जिसमें कि उनकी जो इंडिया हेड है, पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास पे कई सारे आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अंकी दास का बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो था वो खास करके बीजेपी के प्रति ज़्यादा एक तरह से झुका हुआ था, टिल्टेड था। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। दोनों हर जो राजनीतिक दल हैं, जो विचारधारा है, उसके प्रति एक निष्पक्षता बरतनी होगी। लेकिन फेसबुक कहीं ना कहीं जो 2012 से 2014 के बीच में अंकी दास का जो इंटरनल कम्युनिकेशन था, उससे यह साफ झलकता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंपेन को बढ़ावा दे रही थी और कांग्रेस के कैंपेन के प्रति वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं थी। इस रिपोर्ट के आने से काफ़ी खलबली है और अंकी दास पे पहले भी आरोप लगा है। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही, जिसमें कहा गया था कि किस तरह से उन्होंने अपने इंटरनल कम्युनिकेशन में कहा कि अगर जो बीजेपी के भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं, और ख़ास करके एक तेलंगाना के विधायक टी राजा का उल्लेख हुआ था कि उनके भड़काऊ बयान को अगर हटाया गया तो उससे हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, वो प्रभावित होंगे, खास करके भारत में। तो प्योर पॉलिटिक्स में आज बात फेसबुक की इंटरनल पॉलिटिक्स की और किस तरह से फेसबुक डेमोक्रेसी में वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है, उसके क्या हैं खतरे, उसके क्या हैं चैलेंजेस और कैसे इसको रोका जा सकता है। मैं हूँ शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, और उसके बाद फिर हम जो ढेर सारे सवाल हैं उस पर आएंगे कि इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि 2012 से 2014 के बीच में जो अंकी दास हैं, जो पब्लिक पॉलिसी हेड हैं इंडिया की, उनके जो इंटरनल कम्युनिकेशन हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस कम्युनिकेशन के आधार पर एक स्टोरी पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किस तरह से अंकी दास 2012 जो नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो चुनाव था, उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व रही थी। और उसके बाद 2013 में वो जो फेसबुक के टॉप ऑफिशियल हैं, उनको एक इंटरनल कम्युनिकेशन में कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का जो पदार्पण है नेशनल पॉलिटिक्स में, वो उसी तरह से है जैसे अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का पदार्पण हुआ था। और ख़ास करके जो 2014 के जब नतीजे आते हैं, उससे पहले अंकी दास बीजेपी के उस लीडर से उनके कम्युनिकेशन हैं और उन्होंने एक तरह से संभावना जताई है कि बीजेपी को बहुत भारी मैंडेट मिलने वाला है। और उसके बाद कांग्रेस की जो हार हुई है, उस पे अंकी दास कहती हैं कि एक स्ट्रांग लीडर ने कांग्रेस के किले को धराशायी कर दिया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जो कि अभी प्रकाशित हुई है। इससे पहले भी एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी जिसमें कि ये कहा गया था कि अंकी दास के ही वो कम्युनिकेशन थे, वो इंटरनल कम्युनिकेशन था, जिसमें वो कहती हैं अपने फेसबुक के अधिकारियों को कि अगर हम बीजेपी के जो नेता हैं, जिनके भड़काऊ बयान हैं, उनको अगर हम फेसबुक पेज से हटाएंगे तो हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं, हमारे जो बिजनेस ट्रेड है इंडिया में, वो काफ़ी बड़ा ट्रेड है, वो उस पर असर पड़ेगा। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अब सवाल है, ढेर सारे सवाल हैं। पहला सवाल है कि सोशल मीडिया जाइंट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे जो बड़े जाइंट्स हैं, जो एक तरह से आज की तारीख में एक सॉवरेन नेशन की तरह, एक बड़े ग्लोबल जाइंट, एक देश की तरह बिहेव करते हैं, और उनकी जो आर्मी है, डिजिटल आर्मी, वो उसी तरह से बिहेव करती है, उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठ रहा है। ये सवाल सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के ढेर सारे मुल्कों में ये सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि पिछला जो ट्रंप का इलेक्शन था, उसमें ये ढेर सारे आरोप लगे थे कि किस तरह से फेसबुक ने उस इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की। सिंगापुर में उस पर ऊपर केसेस हुए, ऑस्ट्रेलिया में आरोप लगे, वहाँ पर भी ट्रायल चल रहे हैं। अब सवाल है कि जो ताज़ा आरोप भारत में लगे हैं कि फेसबुक कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिक्स को एक तरह से प्रभावित करता है। देखिए, जो सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो किसी देश की पॉलिटिक्स और ख़ास करके ओपिनियन को प्रभावित करता है, वहाँ की विचारधारा को बनाने और बिगाड़ने में उसका रोल होता है,
तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। और आपको ये भी ध्यान होगा, ये भी आपके जहन में होगा कि आप देखते हैं कि पिछले 2012 से लेकर 2014 और ख़ास करके इस दौर में भी ढेर सारे लाखों ऐसे फेसबुक के पेजेज हैं जो बीजेपी के समर्थन में हैं, ढेर सारे ऐसे पेजेज हैं जो कांग्रेस के समर्थन में हैं, कांग्रेस के विरोध में हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म किस तरह से जनभावना को, जनमत को प्रभावित करते हैं। और अंकिदास पे ये आरोप उसी तरह का आरोप है कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो न्यूट्रलिटी का क्लॉज होता है, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर राजनीतिक विचारधारा को उतनी ही स्पेस देनी है और किसी खास पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करना है, वो आरोप उन पे लग रहा है कि उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। और ये तथ्य भी सामने आया है कि अंकिदास की जो बहन थी वो जो जेएनयू में थी, पहले वो एबीपी की कार्यकर्ता थी, एबीपी की शाखा से जुड़ी हुई थी। तो ये आरोप कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंकिदास कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब इतने बड़े बड़े चैलेंजेज हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे बड़े जो बिग कॉरपोरेशन हैं जो आज की तारीख में दुनिया की ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए, खास करके लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही हैं, इनके चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। अलग अलग देशों ने इस पे अलग अलग कानून बनाए हैं। भारत में जो अभी कानून है वो बहुत ही लचर है, यानी कि अभी जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन के बिल हैं वो अभी तक पार्लियामेंट में नहीं आया है। जो हमारी आईटी की स्टैंडिंग कमेटी है वो कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन हमारे जो कानून हैं वो इतने पुख्ता नहीं हैं कि इस तरह के चैलेंजेस से निपट सकें। सवाल है कि जिस तरह से टीआरआई, जैसे कि अगर हम टेलीकॉम का जो सेक्टर है उसके लिए हमने एक रेगुलेटर बनाया, दूसरे सेक्टर के लिए हमने रेगुलेटर बनाया है, क्या जो सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उसके लिए भी एक रेगुलेटर की ज़रूरत है? क्योंकि जो चैलेंजेज हैं, जो खतरे हैं वो बहुत ही साधारण नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से वो जन भावना को इन्फ्लुएंस करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, वहाँ की ओपिनियन को प्रभावित करते हैं, किस पार्टी के पक्ष में लहर बनाई जाती है। तो इस तरह के चैलेंजेस से सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए, खास करके सोशल मीडिया जो जायंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए क्या एक रेगुलेटर की ज़रूरत है? और उस रेगुलेटर की जो ज़रूरत है उसको सरकार या तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ज़रिए या फिर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की अपॉइंटमेंट करके इस तरह के चैलेंजेस से निपटने का क्या जोखिम लेगी? क्योंकि इसके भी अपने जोखिम हैं, क्योंकि ढेर सारी जो फ्री स्पीच की जो भावना है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाना सरकार के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि जो नई खुलासे हो रहे हैं, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ऊपर भी ढेर सारे आरोप लगे थे कि किस तरह से उन्होंने एक सोशल एजेंसी जायंट की मदद ली और उन्होंने इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की, अपने पक्ष में उन्होंने कैंपेन कराया। तो इस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए लगता है कि एक सही समय आ गया है कि सरकार को एक रेगुलेटर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहें और ख़ास करके प्योर पॉलिटिक्स के बारे में आप अपनी ओपिनियन, अपने सजेशन ज़रूर भेजें और ख़ास करके हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।